नमस्कार। किसी भी चुनाव की असली कहानी सिर्फ हार जीत के आंकड़ों में नहीं होती। वो कहानी होती है जमीन की, वहां के लोगों की, उनकी उम्मीदों और उनकी चुनौतियों की। आज हम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट रामपुर मनिहारान को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेटा और जमीनी हकीकत को जोड़कर न सिर्फ एक चुनाव का नतीजा समझा जा सकता है, बल्कि एक बेहतर शासन का खाका भी तैयार किया जा सकता है। ये है रामपुर मनिहारान, सहारनपुर जिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अहम हिस्सा। ये वो उपजाऊ जमीन है जहां सिर्फ गन्ने की फसल नहीं बल्कि सियासी तकदीरें भी उगती हैं। यहाँ का सामाजिक ताना बाना, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यही वो कैनवस है जिस पर यहाँ की राजनीति की पूरी तस्वीर बनती है, और इसे समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। आज की हमारी ये पड़ताल इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम मिट्टी और बीज यानी यहाँ के लोग और उनकी पृष्ठभूमि से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की भाषा को पढ़ेंगे, नतीजों के पीछे की वजहों को चीर कर देखेंगे, जनादेश में छिपे पैटर्न को पहचानेंगे और आखिर में एक बेहतर शासन के ब्लूप्रिंट और जीत की इंजीनियरिंग पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जमीन की, मिट्टी की, यानी कि यहाँ के मतदाताओं की। क्योंकि कोई भी सियासी फसल कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन कैसी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस चुनावी रणक्षेत्र में कुल मतदाता थे 3,23,830। अब ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक ऐसा पैमाना है जहां हर एक वोट, हर एक परिवार और हर एक मोहल्ला जीत और हार के बीच का फासला बन सकता है। अब जरा इस क्षेत्र के सियासी डीएनए को समझते हैं। यहाँ की कुल आबादी में करीब 31% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, लगभग 20% मुस्लिम हैं और बाकी के 49% में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के हिंदू आते हैं। यही वो सामाजिक समीकरण है, वो शतरंज की बिसात है जिसके इर्द गिर्द यहाँ की सारी राजनीतिक रणनीतियां बनती और बिगड़ती हैं। और एक बात जो बेहद अहम है वो ये कि ये एक ग्रामीण विधानसभा है। 86% से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ के मुद्दे, यहाँ की प्राथमिकताएं शहरों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ बात खेत की होती है, फसल के दाम की होती है, सिंचाई के लिए पानी की होती है, और हर चुनावी रणनीति को इस जमीनी हकीकत से जुड़ा होना ही पड़ता है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि ये जमीनी हकीकत चुनावी नतीजों में कैसे दिखती है, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो एक कहानी सुनाते हैं। और रामपुर मनिहारान की कहानी है बहुत ज्यादा अस्थिरता की और अप्रत्याशित नतीजों की। जरा आप पिछले 3 चुनावों के नतीजों पर एक नजर डालिए। 2012 में बीएसपी एक तरफा लगभग 13.5% के बड़े अंतर से जीतती है। 5 साल बाद 2017 में बीजेपी जीतती तो है, लेकिन महज 0.27% के अंतर से, मतलब मुकाबला सांसें रोक देने वाला था। और फिर 2022 में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करती है और लगभग 8.9% के मार्जिन से जीतती है। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। 595 वोट, जी हां, 2017 में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतना ही था। ये एक वोट की कीमत को समझाने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि क्यों इस सीट को एक स्विंग सीट कहा जाता है, जहां हवा का रुख जरा सा भी बदला तो नतीजा पलट जाता है। और 2022 की कहानी इस चार्ट में बिल्कुल साफ है। बीजेपी को मिले करीब 38% वोट, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बाकी का वोट गया कहां? वो बीएसपी और आरएलडी के बीच लगभग बराबर बराबर बट गया। मतलब सरकार के खिलाफ जो वोट था वो एकजुट नहीं हो पाया। विपक्ष का ये बिखराव सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी के लिए जीत का रास्ता बना गया। आंकड़ों के बाद अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इन नतीजों के पीछे की असली वजह क्या थी, पार्टियों की अपनी क्या ताकतें और कमजोरियां थीं, और सबसे जरूरी कि मतदाताओं के दिलो दिमाग में असल में चल क्या रहा था। चलिए इस नतीजे का पोस्टमार्टम करते हैं। अगर हम विपक्ष के नजरिए से देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। उनकी ताकत क्या है? उनका अपना कोर वोट बैंक, दलित, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय, और गठबंधन की संभावना। अवसर क्या है? सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी, खासकर किसानों के मुद्दे और विकास की कमी। लेकिन कमजोरी क्या है? 2022 में एक मजबूत स्थानीय चेहरे की कमी। और सबसे बड़ा खतरा, जैसा कि हमने अभी अभी देखा, विपक्षी वोटों का आपस में ही बढ़ जाना। तो वो कौन से असल मुद्दे थे जो लोगों को परेशान कर रहे थे? सबसे पहले खेती किसानी का संकट, फसल का सही दाम न मिलना, बढ़ता कर्ज। फिर बेरोजगारी।
अधूरी पड़ी सड़कें और पानी की समस्याएं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में देरी और खराब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं, ये यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत हैं। तो अब तक हमने आंकड़े देखे और लोगों की शिकायतें भी सुनी। अब इन दोनों धागों को जोड़कर देखते हैं कि जनादेश में कौन सा पैटर्न उभरता है। आखिर यहाँ का वोटर इतनी आसानी से अपना मन क्यों बदल लेता है? इस अस्थिरता के पीछे की असली वजह क्या है? अगर आप 2017 और 2022 के चुनावों को साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न शीशे की तरह साफ हो जाता है। 2017 में बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले ने गैर बीजेपी वोटों को बुरी तरह बांट दिया। 2022 में सपा और आरएलडी का गठबंधन तो हुआ, लेकिन बीएसपी की मजबूत मौजूदगी ने फिर से वही कहानी दोहराई। गैर बीजेपी वोट फिर से बढ़ गया। मतलब एक सबक बिल्कुल साफ है, विपक्ष का बिखराव ही यहां पर सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ है। इन सभी विश्लेषणों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तो फिर रास्ता क्या है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत रणनीति क्या हो सकती है? यहीं पर बात आती है एक प्रस्तावित ब्लूप्रिंट की, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत या एक 4 आयामी रणनीति का नाम दिया गया है। इस रणनीति के 4 चेहरे या कह लीजिए 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, सामाजिक न्याय, जो दलित और ओबीसी समाज की जरूरतों पर केंद्रित हो। दूसरा, कृषि और आर्थिक विकास, जो किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी का हल निकालें। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष एकता, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले। और चौथा, युवा और डिजिटल जुड़ाव, जो नई पीढ़ी से उनकी भाषा में बात करे। हर स्तंभ एक खास चुनौती का सीधा जवाब है। और इस एक लाइन में पूरी रणनीति का सार छिपा है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, अनुसूचित जाति, मुस्लिम और ओबीसी के बहुलतावादी सामाजिक आधार को एकजुट करना और सत्ताधारी पार्टी के नैरेटिव का जवाब लोगों के असल मुद्दों पर आधारित एजेंडे से देना। ये एक ऐसा गठबंधन बनाने की बात है जो साझा हितों पर टिका हो। देखिए, कोई भी रणनीति कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो तब तक अधूरी है जब तक उसे जमीन पर उतारने का कोई ठोस प्लान ना हो। तो आइए अब संक्षिप्त में ये देखते हैं कि ये चतुर्मुख रणनीति 90 दिनों की एक असरदार कार्ययोजना में कैसे बदल सकती है। इस 90 दिन के प्लान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण यानी पहले 30 दिन नींव रखने और रिसर्च करने के हैं, जमीन को समझना, डेटा इकट्ठा करना। दूसरा चरण यानी 31 से 60 दिन, ये लोगों को लामबंद करने और उन तक अपनी बात पहुंचाने का समय है। और तीसरा और आखिरी चरण यानी आखिरी 30 दिन, ये फाइनल सर्च का है, जिसका एक ही मकसद है, गेट आउट द वोट। मतलब ये सुनिश्चित करना कि आपका हर एक समर्थक वोट डालने बूथ तक जरूर पहुंचे। इस योजना की सबसे खास बात है पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का संगम। एक तरफ घर घर जाकर मिलना, बैठकें करना, तो दूसरी तरफ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके हर वोटर तक पहुंचना। और साथ ही फैक्ट चेकिंग के जरिए झूठी और भ्रामक खबरों का मुकाबला करना। देखिए, आज के दौर में जब हम डिजिटल माध्यमों से जुड़ते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हर व्यक्ति की निजता का सम्मान करें। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत सहमति एक बुनियादी सिद्धांत है। बिना किसी की इजाजत के उनके डेटा का इस्तेमाल करना नैतिक और कानूनी दोनों ही रूप से गलत है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस दौर में जहां जनादेश बटे हुए हैं और हर गांव मोहल्ले के मुद्दे अलग हैं, क्या रामपुर मनिहारान जैसे क्षेत्र में मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए ऐसा डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट ही एकमात्र रास्ता बचा है? या फिर राजनीति में मानवीय स्पर्श, भरोसा और रिश्ते हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।